हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि जान रहे हैं 2023 एकदम नज़दीक है। हम लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं इस पे कि इस बार कुछ बेहतर हो। तो इसी की कड़ी में एक नई चीज़ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जनवरी 2022 से हर महीने की टॉप 20 करंट अफेयर जो टॉपिक्स हैं उसको उठाया जाएगा और उसका छोटा छोटा टॉपिक का नोट्स बना लिया जाएगा, एक एक डेढ़ डेढ़ पन्ने का। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जनवरी से लेके और अगले जब तक हमारा पेपर है, मतलब मार्च अप्रैल तक, है ना। मई में पेपर ही है, तो कोशिश रहेगी मार्च अप्रैल तक जो भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हम लोग नोट्स बना लेंगे और उसी नोट्स को क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। 20 टॉपिक हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो लगभग 17-18 महीने का टॉपिक हो जाएगा। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स होंगे और उस पर छोटे छोटे नोट्स जो खासकर प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो विश्वास करिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लास्ट ईयर मुझे मिला था, उम्मीद है इस बार भी मिलेगा। इसीलिए ये सेशन मैंने शुरू किया है। अगर आपको पसंद आता है तो बताइएगा, कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं स्किप कर दूँगा। ठीक है, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हाँ कंटिन्यू करिए, नहीं तो मैं इसको बंद कर दूँगा। कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि करंट अफेयर सब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो अगर लगेगा कि नहीं यार ये 20 टॉपिक अच्छे हैं तो अच्छा है। ठीक है, आज हम लोग 10 टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही क्रिस्प छोटा सा आराम से चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। देखो मैं बता रहा हूँ ना, हर शुरुआत में सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन एक समय बाद आपको लगता है नहीं ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो बस उसी टाइप से थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फिर से कह रहा हूँ, जनवरी 2021 से लेके जब तक हमारा प्रीलिम्स होता है 20 टॉपिक्स, है ना। हर एक महीने के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उतना ही है। क्योंकि यूपीएससी ना हमेशा बड़े टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करती रही है, छोटी चीज़ों को वो उतना ध्यान नहीं देती है। बीच बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वगैरह आ रही है ना, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे और चीज़ों पे नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज। तो अगस्त 2022 को मैंने शुरू किया है। इसके पहले का मैं लेके आता रहूँगा बीच बीच में, लेकिन क्योंकि ये अभी करंट का मुद्दा अभी जस्ट खत्म हुआ, तो मैंने कहा इसको लेके हम लोग कर लेते हैं। तो करंट अफेयर रहेगा टॉप 20 टॉपिक्स। तो सबसे पहला देखते हैं क्या है, परमाणु अप्रसार संधि, मतलब न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी एनपीटी। तो ये 2020 में इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं पूछी थी 21-22 में, लेकिन उम्मीद है इस पे क्वेश्चन जल्द ही पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। तो हुआ क्या था, 1978 में सभी हस्ताक्षरकर्ता इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन लागू 1970 से हुई। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान को छोड़कर सभी विश्व इसके पक्षधर हैं। मतलब आप सोच रहे हैं, सिर्फ ये 5 देश, कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान को छोड़कर सभी देशों ने इस ट्रीटी पर सिग्नेचर किया है। तो भारत, पाकिस्तान, इजराइल इन्होंने क्यों नहीं किया? ठीक है, उसके पीछे रीज़न है, अभी समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ये जो ट्रीटी है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि परमाणु हथियारों और इसके प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, क्योंकि परमाणु हथियार को रोक देना है, उसको प्रसार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण आयोग, मतलब उपयोग को बढ़ावा देना, कि हाँ परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। ये हो गया। तीसरा है पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, मतलब पूरी तरह से क्या करेंगे, जो भी परमाणु हथियार हैं उनको पूरी तरह से निरस्त किया जाए, पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, विश्व में कहीं भी परमाणु हथियार की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एनपीटी उद्देश्य लेके चल रहा है। लेकिन भारत क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि ये पक्षपातपूर्ण है। जैसे देख रहे होंगे, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ये परमाणु बम को लगातार अपना बढ़ा रहे हैं, लेकिन और सब देशों को इन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है। इस वजह से भारत ने कहा कि देखो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो बड़े हैं वो कर सकते हैं और जो छोटे हैं वो नहीं कर सकते हैं, और जो बड़े हैं वो कर भी लेते हैं तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक ऐसी संधि है जो बहुत गलत है। इसीलिए भारत, पाकिस्तान और ये सब जो देश हैं, इससे वैसे उत्तर कोरिया आप जान ही रहे हैं खतरनाक देश है, तो वो तो रहेगा ही नहीं। दक्षिण सूडान अभी नया नया बना है, तो वो भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट 3 है, भारत, पाकिस्तान और इजराइल। ये तो आपसे क्या कर सकता है, यूपीएससी इन ऑप्शन के बारे में पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि इसके पक्षधर कौन नहीं हैं। ऑप्शन देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस बात को ध्यान रखना। भारत क्यों नहीं है, बस एक बात नहीं, क्योंकि वो है मानता है कि यह जो संधि है वह पक्षपातपूर्ण है। ठीक है, और इसका जो नियमन है वो बिल्कुल सही नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखना है। चलिए
अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये ध्यान रखिए ये पूरा प्रीलिम्स डेडिकेटेड है, यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स, ठीक है। हाँ, मेंस में भी आप क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे अगला है चुनावी बॉन्ड, ये खबरों में रहा है अगस्त पे, क्योंकि जान ही रहे हैं हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, तो मुद्दे उठते रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकती है। ध्यान रखिएगा, चुनावी बॉन्ड क्या होता है, राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को साफ सुथरा बनाना इसका लक्ष्य था। लेकिन कुछ बातें, यही 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसी में से ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। पहला, केंद्रीय बजट 17-18 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन मुफ्त ब्याज, मतलब हो गया कि जिस बैंक से मिलेगा, तो अगर बैंक के पास वो धनराशि जमा है तो उस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देगी, तो ये ब्याज मुक्त है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला, जारी होने के 15 दिन के भीतर उसको क्या करना है, जो भी राजनीतिक दल होगा उसको इकट्ठा कर लेना है, नहीं तो वो लैप्स हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला, नागरिक या कोई संस्था खरीद सकती है, जैसे क्या करेगा, जो जैसे मान लीजिए आज एसबीआई ने क्या किया, लॉन्च किया, जारी किया है ना, क्योंकि सिर्फ एसबीआई कर सकती है, सिर्फ एसबीआई को बेचने का अधिकार है, ठीक है। तो मान लीजिए एसबीआई ने आज जारी किया, तो जो नागरिक है या कोई संस्था है, ध्यान रखना भारत का नागरिक ही होगा या कोई भारतीय संस्था ही होगी जो इसको खरीद सकती है, ठीक। तो वो जो खरीदेगी ना, तो वो 15 दिन के भीतर, जारी होने के 15 के भीतर खरीद के, मतलब खरीदना क्या है, जैसे मान लो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणक में होगा, मतलब आपको 10,000 रुपये देना है तो 10,000 वाला एक बॉन्ड ले लीजिए, 5,000 देना है तो 1,000 के 5 बॉन्ड ले लीजिए, ऐसे। तो आप बॉन्ड लेने का मतलब है आप उतना पैसा एसबीआई में जमा करेंगे और आप ये बता देंगे कि ये मैं इस पार्टी को दे रहा हूँ, बस इतना, ठीक है। और ध्यान रखना है, जब आप इन सब चीज़ों को खरीदेगा, जो भी नागरिक या संस्था खरीदेगा, तो उसको अपना केवाईसी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, राजनीतिक दल ये जान पाए कि मुझे दिया कौन है, ठीक है। और किस राजनीतिक दल को आप दे रहे हैं तो आप जान ही रहे हैं, वो आप बता ही देंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा और लोग उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो यही है कि राजनीतिक दल जो है उसको उस नागरिक या संस्था की पहचान को प्रकट करना आवश्यक नहीं है। इसी बात को लेके जो मीडिया में खबरें उठी थी वो यही है कि चुनावी बॉन्ड उतना बेहतर रीज़न नहीं है, उतना साफ सुथरा क्यों नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है जब वो पहचान छुपा लेंगे तो एसबीआई क्यों बताएगा, सीधी सी बात है ना। तो बस यही, कहाँ साफ सुथरा है, हर चीज़ अब एक नए ढंग से होगी, बस चोरी से होगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो यही एक तरीका है चुनावी बॉन्ड, बस इतनी बातें ध्यान रखना है। क्या क्या, कि एसबीआई जो है उसको ही बेचा जा रहा है, मतलब एसबीआई के अलावा कोई उसको इशू नहीं कर सकता है। जो इसका गुणक होगा वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणक के रूप में होगा। 15 दिन के भीतर कोई नागरिक या संस्था उसको खरीद सकती है। 2017-18 के बजट में आया था। इस पे ब्याज नहीं मिलता है। यूपीएससी ऑप्शन में रख दे कि जो चुनावी बॉन्ड है एसबीआई के पास जो पैसा जमा होता है उस पर वह ब्याज भी देती है, राजनीतिक दल को तो बिल्कुल नहीं देती है, ध्यान रखना। केवाईसी करना जरूरी है कस्टमर का, और राजनीतिक दल जो है वो उसको पहचान प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है कि किसने दिया है उसको, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा चुनावी बॉन्ड। तीसरी बात आती है डिजिटल टैक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खबरों में रहा है। तो क्या है डिजिटल टैक्स, ध्यान रखना, यह प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो हमारे अपने यहाँ दो तरह के टैक्स होते हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। तो यह कैसा है, प्रत्यक्ष है, मतलब सीधा लगता है। 2016 में 6% इक्वलाइजेशन लेवी इसको कहा जाता है, इसको लगाया गया। जो ऑनलाइन विज्ञापन होते थे, जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन वो इन कर लीजिएगा, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। ऑनलाइन विज्ञापन मतलब जैसे फेसबुक है ना, गूगल है, इस पे जो एड्स आते रहते हैं या फिर जो भी ऐड आते हैं इस पे यूट्यूब वगैरह पे, इन सब पे सरकार ने कहा कि 6% का हम इक्वलाइजेशन टैक्स लगाएंगे, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। तो लगाया गया, लेकिन 2020 में कहा गया कि जो भी विदेशी ई कॉमर्स कंपनी हैं वो व्यापार और सेवाओं पे जितना पैसा प्रॉफिट कमा रही है ना, उसका हम 2% अलग से डिजिटल टैक्स लेंगे, क्योंकि वो भारत के ही संसाधनों को उपयोग कर रही हैं। इस वजह से हम जो डिजिटल टैक्स लेंगे 2%, किस पे, सिर्फ विदेशी, ध्यान रखना, भारतीय कंपनियों पे नहीं लगाया गया है 2020 में। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे जो इक्वलाइजेशन लेवी है मतलब डिजिटल टैक्स है वो 2% क्या सरकारी मतलब देशी कंपनियों पे लगाया गया है कि या सिर्फ विदेशी, तो आप क्या बोलेंगे, सिर्फ विदेशी कंपनियों के व्यापार और सेवाओं पे डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया गया है।
ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिर्फ विदेशी। ठीक, तो ये था हमारा डिजिटल टैक्स। क्या है, एक दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। नंबर एक, यह एक प्रत्यक्ष कर है। क्या है, प्रत्यक्ष कर है। और दूसरा, विदेशी कंपनियों पे लगाया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ ब्लू बॉन्ड। देखिए ब्लू बॉन्ड क्या है, क्योंकि जान रहे हैं ऐसे ही टॉपिक उठाता है यूपीएससी की, ये क्या है, मतलब ये हाल ही खबरों में रहा ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाल ही खबरों में रहा या शब्द किससे संबंधित है। ठीक, तो उसी तरह आपसे पूछे व्हाट इज़ ब्लू बॉन्ड, तो बता दीजिएगा कि इसको सेबी ने क्या किया है, लॉन्च किया है। यह एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक तरह का ऋण पत्र है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस ऋण पत्र को खरीद सकते हैं और इसमें ले जाके पैसा जमा करेंगे तो सेबी क्या करेगा, उतने का आपको ऋण पत्र दे देगा, उस पर ब्याज भी मिलता है, अंत में आपको पैसा लौटा भी दिया जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है, मिलने वाला है स्वास्थ्य, मतलब जो महासागर हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, और नीली अर्थव्यवस्था के निवेश में समर्थन हेतु जारी किया गया है। समुद्री खनन और अपतटीय पवन ऊर्जा आदि में इसका प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए आप गए, आपने क्या किया, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ब्लू बॉन्ड खरीद लिया, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया खरीदा, तो 1 लाख रुपये आप सेबी के पास जमा कर देंगे। तो सेबी क्या करेगी, महासागरों को स्वस्थ बनाने में, नीली अर्थव्यवस्था से जुड़े जो लोग हैं वहाँ निवेश करने में, समुद्री खनन, अपतटीय पवन ऊर्जा, इन सब में वो क्या करेगा, उस पैसे का उपयोग करेगा, जिस संस्था को चाहिए उसको देगा, ठीक है, एज अ लोन के रूप में। तो ये क्या है, एक पहल है ब्लू बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये 4 पॉइंट हो गए हमारे 2000 किसके, अगस्त 2022 के। देख रहे हैं ना, बहुत चुनिंदा बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आया हूँ, विश्वास करिए बहुत बेहतर है ना। और आप देखेंगे ना, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछती है, तो हमें क्या करना है, उसी चीज़ें पढ़नी है जो यूपीएससी की डिमांड है ना। एसएससी और जो है लोकल लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ते रहेंगे, है ना। इम्पॉर्टेंट जो है वो देखना है। आगे, जूट का उत्पादन, जैसे पूछ सकता है ना कि जूट के उत्पादन में भारत की क्या हाल है, या कौन से देश राज्य ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। भारत कच्चे जूट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर यही ऑप्शन में आ गया कि भारत कच्चे जूट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार है कि नहीं पता नहीं, है कि नहीं पता नहीं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो है, सीधी सी बात। आगे, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, फिर उड़ीसा, असम, मेघालय और अंत में त्रिपुरा। तो ये 5 राज्य आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा अगर जूट उत्पादन है तो वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद कहाँ है, उड़ीसा में, फिर असम में, फिर मेघालय और फिर त्रिपुरा में। आगे, विश्व जूट निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 7% है, 7% है सिर्फ, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते, हम अपने पास ही बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। वहीं बांग्लादेश क्या करता है, जितना भी है वो विश्व में 75% क्या करता है, जूट की बोरी, मतलब जूट जो है उसका निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन मान लीजिए 2 डालता है यूपीएससी। पहला उसने लिख दिया कि भारत कच्चे जूट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, भारत विश्व का जूट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो आपको लगेगा यार हाँ क्यों नहीं, क्योंकि वो तो एक तरह से देखा जाए सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हो सकता है सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है भैया, बांग्लादेश, 75% अकेले ही एक्सपोर्ट करता है जूट पूरे विश्व में, ठीक है। और भारत कितना है, सिर्फ 7%। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। 100% खाद्यान्न और न्यूनतम 20% चीनी की बोरियों में पैकिंग इसी की अनिवार्य है। मतलब आप देखते होंगे जो भी ये मिड डे मील का खाना आता है, या फिर जो पीडीएस प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जो भी खाद्यान्न भेजे जाते हैं, जानते हैं ना राशन बढ़ता है, तो वो राशन आएगा किस में, वो किस में आएगा, सीधी सी बात है, वो जूट की ही बोरियों में आएगा। तो भारत सरकार ने कहा है जितना जूट अपने यहाँ उत्पादित होता है उसका हम 100% खाद्यान्न में, और जो चीनी की बोरी होती है उसका कम से कम 20% चीनी की बोरियाँ बनेंगी इससे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ बन रहा है उसकी हम खपत खुद ही कर लेंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6, पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और पहला केंद्र शासित प्रदेश बने। कौन बना है, गोवा। गोवा पहला प्रमाणित राज्य है कि उसके हर घर में जल पहुंच गया है। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव यह पहला केंद्र शासित राज्य बना है जिसके घर में हर घर जल पहुंच गया है। तो यह किसके द्वारा हर घर जल लाई गई स्कीम है, तो ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत आया है। 2024 तक टारगेट है कि भारत के प्रत्येक घर में क्या हो, जल पहुंच जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, हर घर जल का सबसे पहला प्रमाणित राज्य कौन बना है, गोवा। और
पहला केंद्र प्रशासित कौन बना है? दादर नगर हवेली तथा दमन दीव। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे ना आप क्या कर सकते हैं यार, बना लो। कुल मिला के जो भी बनेगा ना 2-3 बार पढ़ोगे दिमाग में घुसा रहेगा। विश्वास करिए, नहीं तो उस तरह निकल जाता है भाई, ठीक है, विश्वास करिए। अंत में ऑप्शन में क्या हो रहा है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक गलत हो रहा है, वो सब नौटंकियाँ नहीं होंगी। इसीलिए कोशिश करिए कि प्रीलिम्स के लिए भी 20-25 जो भी टॉपिक मिले, मान लीजिए मुझे 20 मिल रहे हैं, मैं 20 निकाल रहा हूँ, आपको 25 मिल रहा है, आपको लग रहा है यार ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन मेहनत करिए, खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करता रहा जाए। अगला है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये क्या है? एक रिपोर्ट आई है वित्त मंत्रालय के तहत। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, यह एक प्लान लेकर आया गया था जिसका नाम है BRAP 2020। तो इसमें क्या था, 5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट आई है। तो शीर्ष पे आंध्र प्रदेश है कि उसने बिजनेस रिफॉर्म्स पे सबसे अच्छा एक्शन प्लान बनाया था। दूसरे नंबर पे गुजरात, फिर तेलंगाना, फिर हरियाणा और फिर कर्नाटक। तो ये 5 राज्य हैं जो शीर्ष में हैं। यूपीएससी पूछ सकती है, सीधी सी बात है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये किसके द्वारा लाया गया? तो वित्त मंत्रालय। दूसरा ये पूछ सकता है कि सबसे बेहतर काम किसने करके दिखाया है? तो बता दीजिएगा आंध्र प्रदेश। हमारा ध्यान ज़्यादातर किस पे होता है? केरल या गुजरात पे। तो ध्यान रखना है, इस बार आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे गुजरात है, ठीक। चलिए आगे, भारत में काफ़ी उत्पादन जानते हो, काफ़ी से रिलेटेड कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकी है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा जो काफ़ी का उत्पादन है वो कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में काफ़ी उत्पन्न होती है, फिर केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु। यही 3 राज्य हैं जो मेन रूप से काम है। अगर देखा जाए तो कुल 100% 70 यहीं हो गया, इन दोनों को मिला के 30। तो यही 3 राज्य हैं, कौन कौन से? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, जहाँ पे कॉफ़ी उत्पादित होती है। 2 प्रकार की कॉफ़ी भारत उत्पादित करता है। एक होता है अरेबिका, जिसकी बाज़ार कीमत तो जो बाज़ार कीमत है वो तो उच्च है, लेकिन सिर्फ 28% ही उसका उत्पादन होता है। दूसरी है रोबस्टा। रोबस्टा जो कॉफ़ी है ये लगभग 72% उत्पादन होता है। ये भी बढ़िया कॉफ़ी है, लेकिन जो मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो जानते हैं जो चीज़ महंगी होती है उसका उत्पादन वैसे भी कम होता है। तो अरेबिका सिर्फ 28% और 72% क्या है? रोबस्टा। ये बात ध्यान रखना। चलिए अगली बात करते हैं, पॉइंट नंबर 9। क्या लिखा है? विंडफॉल टैक्स। अब ये क्या है? मान लीजिए आपसे यूपीएससी पूछ ले, हाल ही खबरों में रहा विंडफॉल टैक्स क्या है, तो आप क्या कहोगे, है ना? तो ऐसे शब्द यार बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास करिए। विशेष रूप से गलत तरीके से प्राप्त हुए लाभ पर लगाया जाता है। सीधी सी बात, जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए वसूला जाता है विंडफॉल टैक्स। उसे कहते हैं कि मतलब अचानक से कुछ पैसा आया, विंडफॉल हो गया, आपके पास पैसा आ गया, कैसे आया नहीं पता, तो उन जो गलत तरीके से आप पैसे लगाएं उस पर आप टैक्स दे दीजिए। सरकार उन पैसे में से एक बड़ा भाग टैक्स के रूप में काट लेती है, फिर आपको पैसा वापस कर देती है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, व्हाट इज़ एमएसपी, ठीक है। कुछ खास मुद्दे आए हैं एमएसपी को लेके, चर्चा में था। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए ध्यान भी रख सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ध्यान रखना है, कुल 23 फसलों पे है, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है। लागू कौन करती है? केंद्र सरकार, लेकिन CACP की सिफारिशों पे। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुल कितनी फसलें हैं, तो बता दीजिएगा 23 है। और कुल किसके द्वारा सिफारिश की जाती है? तो CACP, ध्यान रखना है। समस्या क्या है इसके संबंध में? कुल मिला के 4 समस्याएं, ध्यान रखिएगा। धान और गेहूं पे ही प्राथमिकता दी जा रही है। केवल 2.2, सिर्फ 2.2 मतलब 2.2% किसान ही एमएसपी प्रणाली से जुड़े हैं। खुद सोचो यार, हंसी आती है मुझे कि इतना भयंकर इसको लेके पूरे देश में बवाल मचा था, इतने सारे किसान इसको लेके इतना ज़्यादा रोड पे थे, कितने कई सालों, मतलब मुझे लगता है 1-1.5 साल तक मैटर चला था, लेकिन सिर्फ 2.2% किसान ही एमएसपी प्रणाली से जुड़े हैं। तो ये क्या कह सकते हो आप कि हमारी जो ये प्रशासन की प्रणालियाँ हैं या जो नियमावली हैं, क्या इस पे दोष नहीं है? सोचने की बात है। आगे, पूरे देश में एक जैसा हाल नहीं है। हरियाणा और पंजाब अधिक लाभकारी हैं, तो कहीं कोई देश है, कोई प्रदेश है जो क्या है, उतना लाभकारी नहीं है। तो हर देश में जानते हैं हरियाणा पंजाब अग्रणी हैं धान गेहूँ में। तो वैसे देखा जाए ना तो पंजाब हरियाणा में दोनों ये चीज़ें ठीक ठाक होती हैं, लेकिन अगर आप पूर्वी प्रदेश में जाएंगे, जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ धान बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है, लेकिन वहाँ पे एमएसपी से किसान जुड़े ही नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं
दिखता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही हाल है। अगला, मौजूदा व्यवस्था क्या है? ये घरेलू बाजार की कीमतों पर इसका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि घरेलू बाजार कितनी भी बढ़ रही है घट रही है उससे एमएसपी का कोई मतलब नहीं है। एमएसपी बस इसलिए दी जाती है ना कि बाजार मूल्य से, अगर बाजार मूल्य उस वस्तु का काम है, मान लेते हैं धान गेहूँ का काम है, तो सरकार उससे ज़्यादा जो उसने निर्धारित किया है कि कम से कम इतना पैसा तो मिलना चाहिए जिससे जो किसान है उसको लाभ हो, तो इसे कहते हैं एमएसपी। ठीक, तो ये आज हमारे 10 पॉइंट रहे। अगला 10 पॉइंट मैं जल्द ले आऊँगा, लेकिन अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है कि नहीं यार इसको कंटिन्यू करना चाहिए, बताइएगा तभी कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो प्लीज़, है ना, बिना मतलब के एनर्जी वेस्ट करना मुझे नहीं लगता अच्छा होगा। तो आप बताइएगा 10 पॉइंट ऐसे ही करके ना, एक देखो एक पेज में बन गया, मान लीजिए एक पन्ना और आया 10 पॉइंट, 2 पन्ने में 1 महीने का करंट अफेयर आपका कंप्लीट। ऐसे करके आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, विश्वास करिए इससे बाहर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू उठा के देखो ना यार, यूपीएससी क्वेश्चन किस टाइप का कहती है। मैं बार बार कहता हूँ, अनर्थ का बिना मतलब की चीज़ें पढ़ने से बेहतर है आप एक बार यूपीएससी के सभी क्वेश्चन से जाइए, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। बहुत पढ़ लिया यार, लेकिन पकड़ने की ज़रूरत है उसको। पता चला पढ़ तो रहे हैं, इतने सारे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, लॉजिकल है? प्लीज़ थिंक अबाउट इट। ओके, चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।